हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9th ऑफ सिविक्स विच इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में जो 3 टाइप्स की इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनकी वर्किंग कैसे होती है या कैसे वो डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूलर्स को कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो अनरिटन भी हो सकता है, बट अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बेसिकली रूल बुक है, जिसमें प्रोसीजर्स है कि किस तरीके से देश का शासन चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रूलर्स को जो है इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर या एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है काम करना होता है और देश का शासन चलाना होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो वी हैव 3 इंस्टीट्यूशंस दैट प्लेज अ की रोल इन मेजर डिसीजंस। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और कंट्री, तो सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, जो कि एक, जिसे हम हिंदी में विधायिका कहते हैं, और ये लॉ मेकिंग बॉडी है जो कानून बनाती है, जिसमें हमारा पार्लियामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसके 2 चैम्बर्स होते हैं। कोई भी बिल जो है वहाँ पे पेश किया जाता है, उस पर डिबेट होती है, उसके बाद जो भी है वो दोनों सदनों से या हाउसेस से पास होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, जिससे कि कोई भी बिल जो है कानून बनता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। दूसरा जो है इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बेसिकली हम बात करते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जिसका काम है जो अब लॉ बना लिए गए हैं उसे इम्प्लीमेंट करना, जिसमें पीएम और उसकी काउंसिल और प्रेसिडेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ये इसके अंडर आते हैं। तीसरा हमारा आता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो कि बात करती है जस्टिस की, जिसमें हमारे कोर्ट्स आते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ इज़ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि कोई भी एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या पॉलिसीज़ बनानी होती है, तो वो किस तरीके से उसके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर। तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है कि अगस्त 13, 1990 में गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर इशू करती है, जिसे कि वो क्या कहती है, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो जैसे और भी डेली लाइफ में या डेली बेसिस पे गवर्नमेंट डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स लाती रहती है, तो ये एक उनमें से उस टाइम पे 1990s में जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर था जो गवर्नमेंट ने निकाला था। ठीक है, तो ये 1 पेज का बेसिकली ऑर्डर था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, बेसिकली सिविल सर्विसेज लाइन में। ठीक है, तो उसके बाद जब ये ऑर्डर पास हुआ और अल्टीमेटली बाद में जब ये लागू होता है, तो बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और इसका प्रोटेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऑब्वियसली प्रोटेस्टर और सपोर्टर दोनों होंगे। तो उसमें था, तो उसमें एक जो बैकवर्ड क्लासेस में या सोशली और एजुकेशनली दोनों, उसमें एक न्यू क्लास निकल कर आई थी, बैकवर्ड क्लास, एसटी और एससी के अलावा ओबीसी थी। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट वगैरह दी थी उससे पहले ये मंडल कमीशन ने दी थी। मंडल कमीशन रिपोर्ट दी थी, फिर इस पर डिस्कशन वगैरह हुआ और गवर्नमेंट ने फाइनली अगस्त 13, 1990 में ऑर्डर पास किया था। तो इसके बारे में अभी हम और जानेंगे, तो ये डिसीजन कैसे और कब कैसे कैसे हुआ। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं पॉलिसी कोई बनती है या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर भी निकल रहा है तो उसमें डिसीजन मेकर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट रोल एक निभाता है प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके साइन के बिना कोई भी ऑर्डर पास नहीं होता है, या इवन मैंने कहा ना कि बिल एक लॉ नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट के फाइनल जो साइन है वो नहीं होते हैं, क्योंकि फाइनल प्रेसिडेंट ही करता है। हालांकि वो सिर्फ उसके पास नॉमिनल पावर होती है, यानी मीन्स नाम की पावर, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल के पास होती है। तो दूसरे डिसीजन मेकर्स में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल आती है, जो कि लोकसभा में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और देश की गवर्नमेंट क्योंकि इन्हीं की होती है तो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकर्स होते हैं ये। पार्लियामेंट की 2 हाउसेस होते हैं जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स, तो ये एक दूसरे के वैसे अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बिठाया गया, ठीक है, बोला गया, और ये जो है इसी को जो है हम मंडल कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बिठाया गया वो 1979 में बिठाया गया बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उसे मंडल कमीशन इसलिए कहा गया कि उसके जो मेन हेड थे वो बीपी मंडल थे, तो उन बेसिकली कोई भी कमीशन का नाम उनके मेन चेयरमैन या हेड के नाम पे भी रखा जाता है, उनके सरनेम के बेसिस पे, ठीक है। तो 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी ये वाली सॉरी, तो 1980 में इसने रिपोर्ट दी ये वाली कि 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इस पे बहुत ज़्यादा सीन वगैरह होता है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम तक जब 1980 में रिपोर्ट दी गई उसके बाद कुछ टाइम तक तो इस पर पार्लियामेंट में या डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहने लगी कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जो भी मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, ताकि इनके लिए कुछ कर सकें, इनका डेवलपमेंट हो, ये बैकवर्ड क्लासेस की या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बाहर निकल सकें ये लोग, ठीक है। तो बहस चल रही थी, इसी बीच में 1989 में लोकसभा इलेक्शंस होने थे, तो जनता दल ने ये प्रॉमिस करा अपनी मैनिफेस्टो में कि अगर वो जीत जाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मंडल कमीशन की जो ये रिपोर्ट है, जो भी रिकमेंडेशंस है रिजर्वेशन को लेकर, वो इसको लागू कर देंगे। तो फाइनली जो है वो ना जीत जाते हैं, और वीपी सिंह जो कि उनके लीडर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके चलते इसको जो है लागू कर दिया जाता है 13 अगस्त 1990 में। तो इस तरीके से ये जो है लागू हो जाता है, और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, बहुत बहस होती है, इवन प्रोटेस्ट एक नेक्स्ट लेवल होता है। यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी से स्टूडेंट्स होते हैं वो कैंपस के बाहर अपने आप को खुद जला भी लेते हैं, इवन यहाँ तक कि इतना वायलेंट हो जाता है, ठीक है। और उस समय टीवी पे हो, रेडियो पे हो, न्यूज़पेपर पे हो, सब पर इस डिसीज़न के बारे में बातें चल रही होती है, डिबेट्स चल रही होती है, एक जो एक्सपर्ट्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियंस जो हैं इस इशू पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ सपोर्ट में होते हैं, ऑब्वियसली कुछ इसे अपोज करते हैं, बट हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं और इनइक्वालिटीज़ हमेशा रही है, तो इस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने रिजर्वेशन को एक इम्पॉर्टेंट माना, ताकि वो बैकवर्ड क्लासेस भी अपना विकास कर सके, अपनी मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ जो है फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ तो लोग ये मानते थे कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के खिलाफ है, क्योंकि वो 27% अगर रिज़र्व हो जाता तो वहाँ पे सिर्फ उसी क्लासेस के
जो बैकवर्ड क्लासेस के होंगे वही लोग उसके लिए compete कर सकते हैं, बाकी वैसे ही उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट इसे मानते थे। ठीक है, तो वहीं पे कुछ क्या कहते थे कि इसकी वजह से क्या होगा, नेशनल यूनिटी पे भी खतरा आएगा, क्योंकि लोगों में जो है डिसयूनिटी फैल जाएगी ऑब्वियसली, जो उससे नहीं होंगे रिलेटेड या जो उससे होंगे। ऑब्वियसली जो बैकवर्ड क्लासेस है, सोशली बैकवर्ड है, वो तो चाहेगा अपना डेवलपमेंट, वो उसको सपोर्ट करेगा, बट जो दूसरे क्लासेस हैं शायद वो उसको सपोर्ट ना करे, उनके अपने खुद वहाँ पे रीजंस हो सकते हैं। अब जब ये हुआ तो ऑब्वियसली ये जो इसके अगेंस्ट कोर्ट में गए लोग, अब रिजॉल्व कौन करेगा? इतना सब कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो कोर्ट की जिम्मेदारी है उसे रिजॉल्व करना। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशंस हो गए या पर्सन्स हो गए, उन्होंने जो है फाइल किए थे केस, तो बहुत सारे केसेस थे। तो इन सबको कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट ने इन सब केसेस को एक में कंपाइल करके इसका नाम क्या रखा, इंदिरा साहानवे एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, इंदिरा साहनी, आई एम सो सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया था एक्चुअली, तो इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो ये सबको कंपाइल करके उन्होंने इसका नाम रख दिया। अब 11 जजेस ने, मतलब उनकी पूरी बेंच बैठी, जिसमें ऑब्वियसली 11 जजेस की बेंच बैठी, जिन्होंने दोनों तरफ के जो भी पॉइंट्स हैं, व्यूज़ हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सुने कि सपोर्ट वाले जो उसको लागू करना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं। इम्प्लीमेंट तो खैर हो ही गया था, बट अभी भी उसके अगेंस्ट में क्या डिबेट है, या जो चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे उनकी क्या डिबेट है। उसके बाद फाइनली 1992 में जो 11 जजेस की बेंच थी उसने डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन वैलिड है, ये ऑर्डर वैलिड है। और साथ ही उसने ये भी कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके जो ओरिजिनल ऑर्डर है जिसमें 27% का रिजर्वेशन की बात करी है, जो भी सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो उस बैकवर्ड क्लास से बिलोंग तो करते हैं, बट वो अब वेल टू डू हैं, मतलब एक अच्छी खासी स्थिति में हैं। ठीक है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल कर रहे हैं, और हो सकता है कि उससे भी अच्छी पोजीशन में हो, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ उन लोगों के लिए लाया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, अनएजुकेटेड हैं, एजुकेशन आज तक उन्हें नहीं मिली, इनके पीढ़ियों दर पीढ़ियों इस टाइप का अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑल। तो उसके बाद फाइनली जो है इसमें ये चीज़ का रिफॉर्म किया गया और 8 सितंबर 1993 में ये लागू कर दिया गया, और यहीं पे ये डिस्प्यूट जो है ख़त्म होता है। और सिंस ये हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है मंडल कमीशन वाली, उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं जिससे कि देश का शासन चलाया जा सके, यूनिटी बनाई जा सके और सिक्योरिटी को बना के रख सके। ठीक है, तो एक स्टेबल डेमोक्रेसी में स्टेबल डेमोक्रेसी बनाना आसान हो जाएगा, और डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन कर पाए ये बहुत आसान हो जाता है। साथ ही में वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करके उसे प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब जिम्मेदारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे होती है। तो इसलिए ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में आज हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसी तरीके से हम किसी एक ही इंस्टीट्यूशन पे सारा बोझ नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके लिए स्पेशल कुछ नॉलेज,
एट्सेट्रा की भी ज़रूरत होती है, कुछ क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, देश का शासन चलाने के लिए हमसे कलेक्ट करती है टैक्सेस, और इसी टैक्सेस के आधार पर वो वेलफेयर पॉलिसीज़ चलाती हैं, हमारी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स या उन्हें मुहैया कराती है हम लोगों तक, ठीक है, एज अ सिटीज़न। अब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास पार्लियामेंट है, जो कि पार्ट है लेजिस्लेचर के अंदर, या हम इसे लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसीजंस वगैरह ले लिया, ठीक है। अब डिसीजंस हो गया, पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया, अब उसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये काम होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, जिसमें पीएम आ गया, उसकी काउंसिल आ गई, प्रेसिडेंट आ गया और ब्यूरोक्रेसी आ गई, जो कि जिसमें हमारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स इंक्लूड हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिर्फ 5 साल के लिए आती है, बट ये एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म होता है ऑब्वियसली। तो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स हमारे पास कोर्ट्स हैं, जो कि जुडिशरी का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो ये सब मिलकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दिखाते हैं, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंटली जो है सब काम कर रहे हैं और अपने डिसीजंस ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए और डेमोक्रेसी को सही मायने में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि पावर्स का बंटवारा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली अब पार्लियामेंट के बारे में। तो हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर वाला भी सीन था, उसमें भी वो सीधा ऐसे ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया था, उस पर भी डिबेट वगैरह हुई थी, हमने पढ़ा, ठीक है। तो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? सबसे पहले तो एक असेंबली होती है, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह इनडायरेक्टली हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हमारी और हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता है लोगों को, लॉ मेकिंग बॉडी, और बहुत डिबेट के बाद कोई लॉ बनाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये निभाती है कि गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट में, और मनी पर भी, जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं उसी का यूज़ तो किया जा रहा है। तो ये कैसे अपोजिशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का होना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और ये एक फीचर भी है और डेमोक्रेसी का। और लास्ट हम बात करते हैं हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कोई अगर डिसीज़न लेना होता है तो डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट में ही होते हैं, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जो हमारे मतों को रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हमारे मतलब इंडिया में भी हैं, और बाहर जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ऐसा है। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा जो है लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा में हम डायरेक्टली चुन रहे हैं, राज्यसभा इनडायरेक्ट तरीके से जो हैं वो चुने जा रहे हैं। यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हैज़ द रियल पावर एज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो लोअर हाउस और लोकसभा, तो ऑब्वियसली जो रियल पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है, क्योंकि उसके जो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। मतलब हम इलेक्ट करते हैं ना, पीएम को चुनते हैं ना, हम हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम वोट देते हैं, हम डायरेक्टली उन्हें चुनते हैं। तो इसलिए रियल पावर बेसिकली उनके हाथ में है, तो इनडायरेक्टली सिटीजन्स के हाथ में है, ठीक है। परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन एंड इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली इनके स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड है कि ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि यूपी के लिए काम करेंगे,
राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं, अलग से पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, हम इन्हें इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इनको आगे चल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो है राज्यसभा और अपर हाउस। इन मोस्ट मैटर्स लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। ऑब्वियसली लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और सुप्रीम पावर उस पर है ही, क्योंकि मेन डिसीजन एट लास्ट अगर कोई सिचुएशन आती है तो वो उस पर चली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाले बात करते हैं कि अगर लोकसभा में कोई बिल रखा गया है, वो वहाँ से पास हो जाता है, अब वो राज्यसभा में गया है, तो राज्यसभा उसमें कुछ रिफ़ॉर्म की बात करती है और बिल को लौटा देती है। अब तो ये लोकसभा डिसाइड करेगी अगर वो रिफ़ॉर्म ज़रूरी है या नहीं है, तो वो उसमें वो रिफ़ॉर्म को मानकर या विदाउट उसके भी राज्यसभा को वापस भेज सकती है और उस पे वो क्या उसे साइन करना पड़ेगा इस बार में, ठीक है। और इस तरीके से प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में सबसे पहले पास होता है और बेसिकली राज्यसभा वाले सिर्फ इसको पास करते ही हैं। मनी बिल में उनका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, वो लोकसभा के पास वो सुप्रीम पावर है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि हमारे पास पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव दो टाइप्स के एग्जीक्यूटिव्स होती हैं। तो एक तो इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड होते हैं, जिसमें हमारे पीएम हो गया, उसकी काउंसिल हो गई, प्रेसिडेंट भी आता है, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। ये 5 साल के लिए चुना जाता है जैसे हमारे इंडिया में। और पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लॉन्ग टर्म के लिए चुने जाते हैं, जिसमें हमारे आते हैं IAS IPS ऑफिसर, जो कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं नौकरशाही। तो ये लोग तो क्लियर अपने एग्ज़ाम वगैरह करके फिर अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव असिस्ट मिनिस्टर्स इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, देश का शासन चलाने के लिए या किसी भी राज्य का भी चला रहे हो तो प्रशासन में बेसिकली वो उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। द मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे एक एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि अगर हम देखते हैं कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कई बार वो इतने एजुकेटेड वगैरह नहीं होते हैं, जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, मतलब IAS IPS ऑफिसर है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बट उसके बाद उनको मतलब एक्सपर्ट होते हैं वो अपने सब्जेक्ट में, उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है। उसके बाद भी जो मेन पावर रहती है वो मिनिस्टर्स के पास रहती है, शायद वो उतने एजुकेटेड या उतने एक्सपर्ट नहीं होते अपने उसमें फील्ड में। तो इसमें सबसे पहले जो आंसर दिया जाता है इसका वेरी सिंपल आंसर जो बोला जाता है वो ये है कि डेमोक्रेसी क्या है, विल ऑफ द पीपल को शो करता है, लोगों की क्या विल है उसको शो करता है, ठीक है। और उस मिनिस्टर को कौन चुन रहा है, हम चुन रहे हैं, तो वो हमारी विल को शो कर रहा है कि हम उसे चुन रहे हैं। तो इसीलिए उसके पास पावर ज़्यादा होना या अल्टीमेट पावर होना डेमोक्रेसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सही है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल जो है वो ज़्यादा सुप्रीम करते हैं और ये मिनिस्टर्स हमें बता रहे हैं, हमारी विल को दर्शा रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हालांकि वो कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो एक्सपर्ट से पूछ कर उनसे डिसाइड करके लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक तरीके से पावर में बने रहना होता है और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पीएम जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो मेन जो पावर होती है वो पीएम और उसकी काउंसिल के पास ही रहती है, ठीक है। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया जाता, पीएम का यानी प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बेसिकली वो अपॉइंट करते हैं पीएम के रूप में जो भी पार्टी जीतती है, ठीक है, लोकसभा में। अब कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शन हुई, पार्टी जीत गई, ठीक है, अब जो उस जीती हुई पार्टी का लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो वही बेसिकली पीएम इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। अब कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है, कई बार एक पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अपनी अलाइंसेस बना लेती है, कोलिशन बना लेती है और फिर जाकर सरकार बनाती है। तो उसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर
सरकार बनाती है, तो उसमें से वो मेजॉरिटी जिस इतने सारे लीडर्स हैं उनमें से वो मेजॉरिटी जिस भी पर्सन को सपोर्ट करेगी कि हम मान लीजिए मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो भी होगा वो पीएम उन्हें ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है, उन्हें अपॉइंट कर देगा। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कई बार कि वो डिसाइडेड नहीं होता, तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो पीएम बना सकता है, बट ऐसी बहुत रेयर सिचुएशन होती है, मोस्टली ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है। remains in power as long as he remains the leader of the majority party or coalition। obviously वो पावर में जब तक ही रहेगा जब तक वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर रहेगा। जब उसमें आपस में ही अनबन हो जाएगी या कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई तो पार्टीज डिफरेंट पार्टीज जो हैं उसके अंदर उनमें आपस में ही कुछ मतभेद हो गया तो ऑब्वियसली उनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो कोलिशन बेसिकली क्या होता है, गठबंधन होता है एक से दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ का, ठीक है। कई बार एक पार्टी नहीं जीत रही है तो दूसरी पार्टी के, मान लीजिए एक पार्टी के वोट हैं, एक पार्टी को मिले हैं 10 वोट, दूसरे को मिले हैं 7 वोट, ठीक है, और तीसरे को मिले हैं 15 वोट, ठीक है। तो अब ये 10 और 7 अगर मिल जाएंगे तो 17 हो जाएंगे, तो ये जीत जाएंगे 15 के मुकाबले। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से गवर्नमेंट करती है, जो पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट देके मिल के अपने गवर्नमेंट बनाती है, इस तरीके से वो गवर्नमेंट चलाते हैं 5 साल के लिए। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट जब पीएम को अपॉइंट कर देता है, वो जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बेसिकली 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं। उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है, जिसमें कि जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो इसमें जो है 25 मिनिस्टर बेसिकली होते हैं। 25 इंपॉर्टेंट हमारी जो है डिपार्टमेंट हैं, तो उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, बट ऑब्वियसली डिस्कस किया जाता है पीएम के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो ये लीडर ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसा कि हमने बात किया है, और मेन जो या रियल पावर होती है वो पीएम के पास ही रहती है। कैबिनेट की जो भी मीटिंग्स होती है उन्हें ये ही प्रोसीड करते हैं और लेड करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सुपरवाइज देम। जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज है, काम कर रही है, उनके बीच ही कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, और इनका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होता है। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट्स होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी भी वर्क को लेकर, तो फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है। और ये किसी भी मिनिस्ट्री को किसी को भी दे सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मिनिस्ट्री दी हुई है तो उससे लेके उसे दूसरी भी दे सकते हैं और छीन भी सकते हैं, ठीक है। हैज़ पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर्स, डिसमिस भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है ये काम सही से नहीं कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट और काउंसिल के बीच में एक लिंक है या एक एज अ मिडल मैन है, क्योंकि काउंसिल जो डिसीजन ले रही है उसके बाद ये प्रेसिडेंट को बताएंगे। प्रेसिडेंट जो बात डिस्कशन वगैरह उससे हुई है फिर वो काउंसिल तक पहुंचाएगी कि प्रेसिडेंट ऐसा ऐसा चाहता है, तो एक मिडल मैन की तरह ये काम कर रहे हैं। व्हेन पीएम क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहेगा तो उसकी मिनिस्ट्री कहाँ से रहेगी, तो इसी को कहते हैं कि सरकार का गिर जाना, जब प्राइम मिनिस्टर अपना सपोर्ट या बहुमत खो देता है। हिज रोल इन कोलिशन गवर्नमेंट में, वैसे तो कोलिशन गवर्नमेंट में जैसे जैसे कोलिशन गवर्नमेंट का फेज बढ़ता गया है, प्राइम मिनिस्टर की पावर पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी है, क्योंकि उन्हें जो सपोर्ट कर रही हैं दूसरी पार्टी उनके सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करना होता है, उनके लिए भी काम करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।